अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रहत इश्तियाक़ के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। अपनी जॉब में मसरूफ़ होकर तुमने लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है। दूसरों के लिखने में कतौ बरीद करना भी दिलचस्प काम है, मगर ख़ुद लिखना भी तो कम दिलचस्प नहीं है। फिर आजकल तुम्हारे पास फ़ुर्सत भी है, लिख डालो। महंगाई के ख़िलाफ़, हुक्मरानों के ख़िलाफ़, सियासत के ख़िलाफ़, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। उसने बड़ी रवानी से वदिया को उसके पसंदीदा मौज़ूआत बताए। वदिया ने उसका मशवरा कबूल कर लिया। वो लिखने लगी थी, और जब अकेली होती या कुछ पढ़ रही होती या कुछ लिख रही होती, उसका सारा वक्त लिखने में और पढ़ने में और अपनी अयालत के लिए आने वालों में से मिलने में गुजरता था। वो एकदम से फिर से मसरूफ़ हो गई थी। कमाल और नाइला उसे मसरूफ़ और मगन देखकर मुतमईन से हो गए थे। वो अब्बा मियाँ के साथ अपने आर्टिकल्स के मौज़ूआत को डिस्कस करती, उन्हें अपना लिखा हुआ पढ़वाती। वो उसके आर्टिकल्स को टाइप करने और इन्हें मुतल्लिका अखबारी दफ़ातर तक खुद जाके पहुँचाने या पोस्ट करके आ जाने वाला काम करना चाहते थे, मगर वदिया ने अपने पहले ही आर्टिकल को खुद टाइप कर लेने के बाद उमर की उसे अखबार के दफ्तर तक पहुंचाने वाली पेशकश के जवाब में इनकार कर दिया। उसके इनकार पर हैरान रह गया। शायद हैरत के साथ कुछ मलाल भी उसके चेहरे पर बिखरा था। तभी उसने फ़ौरन वजाहती अंदाज में कहा, मुझे गलत मत समझो उमर, मैं तुम्हारी मदद अपनी ज़िंदगी के हर मामले में लूँगी, मगर उस रोज़ जब मुझे ऐसा लगेगा जब अब मैं कुछ नहीं कर सकती, दोनों टांगों पर चलती, अपने मुकम्मल वजूद के साथ ज़िंदगी गुजारती। वदिया कमाल जिस ज़िंदगी के हर मैदान में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया करती थी, क्या इस मुकम्मल वजूद के बगैर एक कमी के होते हुए कुछ करने के काबिल है भी या नहीं? जिस रोज़ मेरे पास इस सवाल का जवाब नफ़ी में आ गया, जिस रोज़ मैंने हार मान ली, उस रोज़ मैं तुमसे ही मदद मांगूंगी उमर, सिर्फ तुमसे। जिस रोज़ वो हार जाए, वो उसे हारता हुआ कैसे देख सकता था? उसने खुदा से दुआ मांगी कि वदिया कमाल ज़िंदगी में कभी कहीं किसी जगह पर ना हारे। वदिया को अस्पताल से आए हुए 1.5 महीना हो रहा था। जो रोग ज़िंदगी भर के लिए उसे लगा था, वो तो लग चुका था। इस अधूरेपन के साथ तो अब उसे सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, मगर इसके अलावा बाकी और अब हर तरह से ठीक थी। वो सफ़र कर सकते थे, इसलिए अब्बा मियाँ शादी के बारे में बात करना चाहते थे। उसे लंदन वापस जाना था। वहाँ बहुत से कामों का हर्ज हो रहा था। जॉन और एलिज़ाबेथ मसवदे के लिए कई बार उसे फ़ोन कर चुके थे। उसकी दूसरी किताब जल्द अज जल्द छापना चाहते थे, और कॉलेज से जितनी जल्दी रुखसत लेकर आया था, वो वक्त तो कब का गुजर चुका था। अब उसे जल्द से जल्द लंदन वापस जाना था, इसलिए वो अब्बा मियाँ से शादी की नई तारीख रखने के बारे में बातचीत करना चाह रहा था। लेकिन वो जानता नहीं था कि जिससे वो अपनी शादी की नई तारीख रखने की बात करने वाला है, वो ना उससे शादी की नई तारीख रख पाएंगे और ना उसमें शिरकत कर पाएंगे। इतनी चुपचाप, इतनी खामोशी से उन्होंने आंखें बंद की कि यकीन ही नहीं आता था कि कोई यूँ भी चला जाता है। उमर के हाथ से पानी पीकर वदिया से बातें करते करते उन्होंने कलमा पढ़ा। ऐसी मौत जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। चलते हाथ पाँव की, ना किसी से खिदमत ली, ना जिम्मेदारी करवाई, आखिरी वक्त तक अपना हर काम अपने हाथों से किया। खुद तो इस वक्त पर ही मौत तो उस वक्त आती है जब उसका वक्त मुकर्रर होता है, मगर इतना दुख साथ लेकर जिसे दुल्हन बना देखने की बरसों से चाह थी, उसे इस रूप में देखे बगैर, इन्हीं शादो आबाद और मुतमईन अपनी ज़िंदगी में खुशहाल देखे बगैर रुखसत हो जाने का गम सहना आसान हो जाता, मगर अब यह गम सहना बर्दाश्त से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। आंखें बंद करके गहरी नींद सोए इस बारिश और पुरवकार छुरियों वाले चेहरे को अपनी आंसू से भरी आंखों में जज्ब कर रहा था। वो यतीम पैदा हुआ था, मगर आज हकीकी मानों में वो यतीम हो गया था। उसके सर से बाप का साया उठ गया था। उसने झुककर उनकी पेशानी पर बोसा दिया। उनके जनाजे में शिरकत करने वाले इतने बेशुमार अजनबी चेहरे आए थे जिन्हें कमाल, नाइला और उमर और वदिया में से कोई भी नहीं जानता था, और बुरी तरह धाड़े मार मार के रोते हुए अजनबी चेहरे, वो लाताद अजनबी अफराद जो बुरी तरह रोते, इन सब के साथ ताज़ियत का इजहार कर रहे थे। ये लोग उनमें से अक्सर को नहीं जानते थे। उमर डबडबाई आंखों से उन लोगों को रोते देख रहा था। न जाने उनमें से किस किस से वो खुफिया तरीके से मदद किया करते थे। उनमें से किस किस की ज़िंदगी का वो आसरा थे। इन्हें लहद में उतारते वक्त उमर हसन यही नहीं जानता था कि वो इस दुनिया से अपने सीने में एक गम साथ लेकर ज़रूर जा रहे हैं, मगर वहाँ इस अब्दी ज़िंदगी में, इस लाफानी जहान में उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ, सूखे कि उनके नजात और बख्शिश का ज़रिया सिर्फ उमर हसन ही, ना जाने कितने लोग बनने वाले हैं। वदिया की ज़िंदगी के जिस अधूरेपन का गम अपने सीने में ले गए थे, मैं उस अधूरेपन को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं इसे इसका मुकम्मल वजूद तो नहीं लौटा सकता, मगर मैं उमर हसन आपसे वादा करता हूँ अब्बा मियाँ कि वदिया की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूँगा, इतनी खुशियाँ कि अपनी ज़िंदगी की इस कमी की तरफ ध्यान ही नहीं देने लगी फुर्सत मिलेगी उसे। जिस्मानी तौर पर वो नामुकम्मल होगी, अधूरी होगी, मगर रूहानी तौर पर मैं उसे नामुकम्मल नहीं रहने दूँगा, ना अधूरा। इस कमी के होते हुए ज़िंदगी को भी कोई कमी नहीं होने दूँगा।
ये वादा उमर हसन ने अपने अब्बा मियाँ की रूह के साथ किया था। सब सदमे से निढाल थे और उमर का सीना, उसकी शानें, उसकी बाहें सब के गम समेटने को तैयार। वो खुद कितना दुखी था, वो खुद कितना रोना चाहता था। ये जब वो बिल्कुल अकेला होता था तब थोड़ी देर के लिए सोचा करता था, वरना अकेले में भी उसे कमाल, नाइला और बुआ जी और सबसे बढ़कर वदिया की फ़िक्र लगी रहती थी। अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े सानिया के बाद अब्बा मियाँ की दायमी जुदाई का गम उसकी हालत समझ सकता था। वो उसका दर्द महसूस कर सकता था। उसे वदिया के साथ साथ घर का बेटा बनकर भी दिखाना था। उसने कमाल अली खान और नाइला से उनके तमाम तफक्कुरात और परेशानियाँ ले ली थी। घर के हर काम की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। नाइला उसका चेहरा हाथों में लेकर बार बार कहती, उमर खुदा तुम जैसा बेटा हर किसी को दे। बेटा ना होने के बावजूद मेरे सारे गिले दूर कर दिए उमर। तुम इतने प्यारे बेटे हो जिस पर हर माँ को फ़ख्र हो। वदिया अब्बा जान के इंतकाल पर बहुत रोई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता न जाने उसे क्या हो गया था। उसके मिजाज में अजीब सी तब्दीली आने लगी थी। उसने रोना छोड़ दिया था, उसने बोलना छोड़ दिया था, उसने गोशा नशीनी इख्तियार करके उसने अपने कमरे से भी निकलना छोड़ दिया था। तो जिस सदमे से गुजारी थी उससे सभी वाकिफ़ थे। अभी तो वो अपने अधूरेपन के साथ पूरी तरह समझौता भी नहीं कर पाई थी कि अब्बा दुनिया यूँ चले गए। एक के बाद एक आने वाले इन दुखों ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। ये उमर भी जानता था और बाकी सब भी। सब उससे बातें करते, उसके दिल बहलाने के जतन करते, मगर वो जैसे बहलाना चाहती ही नहीं थी। उसका जी चाहता था कि किसी की बात का कोई जवाब न दे। फिर उसके मिजाज में एक और तब्दीली आई। वो बात पर तल्ख होने लगी। मामूली बातों पर वो गुस्से में आ जाती और अपने गुस्से का इजहार इन लफ्ज़ों में करती जो उसकी शख्सियत का हिस्सा कभी भी नहीं रहे थे। वो कमाल और नाइला से, उमर से, बुआ जी से, दीगर मुलाजमीन से, यहाँ तक कि अपनी खैर आफियत दरियाफ्त करने के लिए आने जाने वाले अपने कोलीग्स, दोस्तों और कज़न्स के साथ भी बदमिजाजी का मुजाहरा करने लगी। सब उसके मिजाज से की इस तब्दीली से बेइंतहा परेशान थे। उमर सबको दिलासा देता, ये तल्खी और बदमिजाजी बहुत से सदमात का रद्द-ए-अमल है, मगर है वक्ती। वो बहादुर लड़की है, बहुत जल्दी इस वक्ती कैफियत से निकल आएगी। वो इन सबको मुतफक्किर देखकर यकीन दिलाया करता। सबको तो यकीन दिलाकर मुतमईन कर दिया, मगर खुद उससे अंदर तक परेशानी थी। वो इस लड़की को इतना ज़्यादा जानता था जितना वो खुद अपने आप को भी नहीं जानती थी। वो उसकी तलखियों और बदमिजाजियों की दूसरों को जो भी दलील दे दे, मगर खुद उसका अंदर से दिल कहता था कि वदिया अस्पताल में और अस्पताल से आने के बाद घर में इतने दिनों से खुद को नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ अब्बा मियाँ के लिए ज़ाहिर करती थी, और जब वही नहीं रहे तब उसे किसी भी चीज़ की खातिर मजबूरन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रही थी। इसकी बदमिजाजी को देखते हुए उसके कोलीग्स और कज़न्स ने उसके पास आना जाना बतदरीज कम करते करते तकरीबन ख़त्म कर दिया था। उसी तरह से किसी के आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो जानते बूझते खुद को तन्हा कर रही थी। ये तमाम सूरत हाल उमर के लिए बेहद तशवीशनाक थी। वो अपनी तशवीश और परेशानियों को अपने अंदर ही छुपाए उनके पास मामूल के अंदाज में जाता, उससे बातें करता, उसकी कड़वी कसीली बातें मुस्कुराते हुए सुनता। वो इन दिनों सबके साथ तल्ख थी, मगर उमर के साथ ये चिड़चिड़ापन और बदमिजाजी तल्खी सबसे ज़्यादा थी। वो उसके साथ पास जाता तो बेजारी का इजहार करती, उससे बातें करता तो उखड़े अंदाज में जवाब देती। वो इसकी बेजारी चिड़चिड़ेपन की परवाह किए बगैर उसके पास इसी तरह आता जाता रहता, इसी तरह बैठता, इसी तरह बातें करता। फिर उस रोज़ वो उसके पास आया तो वो बहुत खुश था। वदिया की बदमिजाजी और चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करने की दवा उसके पास लंदन से जान ने भेज दी थी। उसके मूड को बहाल करने की कोशिशें करता परेशान हो रहा था कि मसला अपने आप ही हल हो गया। जान ने उसे मुजव्वज़ात जल्द से जल्द भिजवाने का नाराज़गी और खौफगी से मिला जुला ख़त लिखने पर अपने पास उमर के बेशुमार मदाहों के ख़त भी थे, वो भी साथ ही इरसाल कर दिए थे। मेरा नहीं तो अपने चाहने वालों का ही ख्याल कर लो। उमर उसकी चालाकी पर मुस्कुराया था। एडिटर्स और पब्लिशर से बेहतर ये बात कौन जानता है कि राइटर से लिखवाने और उसकी तख्लीकी सलाहियतों को रिचार्ज करने का सबसे मौसर ज़रिया उनकी तारीफ़ें हुआ करती हैं। वो इन खतूत को देखकर बहुत खुश हुआ था। अपने चाहने वालों की मोहब्बत पर सरशारी से मुस्कुराया था। बहुत दिनों बाद कहीं से खुशी की कोई खबर आई थी, मगर ज़्यादा खुशी तो वदिया का सोच के थी। अब उसका मूड ठीक कर सकता था। उसे खुश कराने, मुस्कुराने और हंसने पर मजबूर कर देने वाला जादुई करिश्मा उसके हाथों में था। उमर के लिखने की तारीफ़ें हों, उसके कसीदे हों, इसके कसीदे पढ़े जाएं, वदिया खुश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। मिस वदिया कमान, अब आप ज़रा देर मुँह फुलाकर और मुझे इग्नोर करके नहीं बैठी रह सकती। ये कहते हुए वो उसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो व्हील चेयर पर राइटिंग टेबल के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। उसे अंदर आता देखकर उसने कलम रख दिया था और हंस में मामूल बेतासुर निगाहों से उसे देखने लगी थी। वो खुशी और जोश से भरा कुर्सी घसीट के उसके सामने बैठ गया। देखो दिया, जान की चलाकी। वैसे मेरा ख्याल है उसे ये मशवरा एलिज़ाबेथ ने दिया होगा। उसे ख़त दिखाने लगा, मगर जब उसने इन्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं ली
तो उसे पढ़कर सुनाने लगा, मगर वो बगैर किसी जोशो खरोश के उसे सुनने लगी। वो एक एक करके तमाम खतूत पढ़ रहा था। हर खत पढ़ने के बाद उसे वदिया के हाथ में पकड़ा देता। वो उसे बेदिली से पकड़ लेती, मगर उस पर एक नज़र भी न डालती। हर खत की हर सतर पढ़ने के बाद वदिया की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता कि अब उसके लबों पर मुस्कान आएगी, अब उसकी आंखों में खुशी से झलक आएंगी। मगर उसके लबों पर ना मुस्कान आई, ना आंखों में खुशी। उसके लबों पर चुप थी और आंखों में बेजारी और खौफ, जैसे वो इसे एक ज़बरदस्ती कोई चीज़ सुना रहा है जिससे उसे कोई रग़बत नहीं। ये खत सुन दिया, इस लड़की की बातें सुनकर तुम ज़रूर जेलस हो जाओगी। नावल पसंद करते करते उसने तो मुझे ही पसंद करना शुरू कर दिया। लिखा है, रोज़ रात में आपकी तस्वीर देखकर आपकी किताब अपने सिरहाने रखकर सोती हूँ। वो वैसे ही बेहिस बैठी रही। तुम किसी भी खत पे खुश नहीं दिया, इतनी सारी तारीफ़ें हो रही हैं मेरी, और तुम्हें खुशी नहीं हो रही। उसकी ये हूँ जैसे खुशी का इजहार थी। जॉन का खत तो मैंने तुम्हें सुनाया ही नहीं। बहुत नाराज़गी का इजहार किया उसने मेरा मुसवदा अभी तक ना भेजने पर। उसके दिल पर अंदर ही अंदर क्या गुजर रही थी, ये जाहिर किए बगैर वो जॉन का खत पढ़ के सुनाने लगा। उसे लगा इस खत को सुनते ही वही वदिया बन जाएगी। उसकी सारी बेजारी और लातल्लुकी ख़त्म हो जाएगी। वो उससे लड़ेगी, उसे सुस्त और काहिल करार देगी। हो गए सारे खत? उमर के चेहरे पर नजरें जमाए उसने बेतासुर लहजे में पूछा। हाँ। उसके लबों से बहुत मरी मरी आवाज़ निकली। मैं अपना कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। सर्द और सपाट लहजे में उसने अपनी फाइल की तरफ इशारा किया और मेज़ पर रखा कलम वापस उठाने लगी। उसने बेयकीनी से वदिया को देखा, फिर वहाँ से मुर्दा कदमों से चलता उसके कमरे से बाहर आ गया। वो बहुत देर अकेला बैठा वदिया के रवैये पर दुखी होता रहा। फिर उसे एकदम एक एहसास हुआ, ये मैं किसके रवैये पे दुखी हो रहा हूँ? वदिया की, वो जो खुद इतनी दुख उठाए बैठी है। वो फ़ौरन ही सोफे से उठा। उसके किसी भी रवैये पे दुखी होने से पहले ये तो सोच लेना था कि वो किस कर्ब से गुजर रही है। एक बहुत बड़ी कमी सह रही है, और मेरी मोहब्बत भी उसकी कमी को दूर नहीं कर सकती। बस ये तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ इतनी। उसने तुम्हारे लिखने की तारीफ़ों पर जैसे खुशी का इजहार नहीं किया, तो तुमने दिल में दर्द बिठा लिया, उसके दर्द को महसूस किए बगैर। वो वदिया के रवैये पर चंद लम्हों के लिए दुखी हुआ था, मगर उन चंद लम्हों की सज़ा उसने पूरी शाम पूरी रात अपने आप को दी थी। वो अपने कमरे में बंद किया रहा। कोई जानता नहीं था कि वो पूरी शाम और पूरी रात अपने सारे काम सिर्फ उल्टे पुल्टे इधर उधर बिखेर रहा था। चीज़ें काम समेटने के चक्कर में काम बढ़ा रहा था। वो एक टांग पर चलकर देखने की कोशिश कर रहा था कि कैसे होती है ज़िंदगी इस तरह की। वो सोया या नहीं, लेकिन लेटा वो सिर्फ एक टांग सीधी करके। रात भर जब उसने करवट बदली तो सिर्फ उल्टे पैर को इस्तेमाल किया। दिया, तुम्हारी तकलीफ़ मैं तुमसे कैसे ले लूँ? सुबह शाम दोपहर दिन रात, ज़िंदगी के हर पल में जो दर्द तुम सह रही हो, वो सारा का सारा मुझे मिल जाए। काश मैं ऐसा कर पाता। सुबह तैयार होते वक्त जब उसके उल्टे पैर के बाद अब सीधे पैर में जूता पहनना चाहा, तो कितनी देर तक वो अपने सीधे पैर के अंगूठे, उंगलियों, एड़ियों और तलवों को घूरता रहा। फिर एड़ी और उंगलियों से होती उसकी निगाह पिंडली और ऊपर होती चली गई, घुटने तक जा ठहरी। उसने घुटने से एड़ी तक आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर पर अपना हाथ फेरा। एड़ी उंगलियों पर हाथ फेरते उसका हाथ वापस घुटने तक आया। घुटने पर लाकर उसने हाथ को रोक दिया। उसके पास सीधा पैर पूरा है, सिर्फ घुटने तक नहीं, बल्कि उसके नीचे पिंडली, एड़ी और पंजा तक। खड़े होकर अपने दोनों पाँव पर चलने के लिए कदम उठाया तो उस लड़की के दर्द पर उसका चीख चीख कर रोने का जी चाहा। क्यों 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 आखिर दिया के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों नहीं? वो अपनी चीखों, अपनी आहों को अपने अंदर ही बामुश्किल दबाकर कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरनी थी, हंसना था, बातें करनी थी। कितना दुश्वार था ऐसा करना, मगर बहुत से लोग थे जिनकी खातिर उसे ही सब करना था। सुबह से लेकर शाम तक सारा वक्त बहुत मसरूफ़ गुजरा था। वो सारा वक्त तकरीबन घर से बाहर ही रहा था। नाला की दाढ़ में तकलीफ़ थी। सुबह सबसे पहले वो डेंटिस्ट के पास ले गया था। फिर दूसरा काम कमाल अली की गाड़ी का था, जो कुछ मसला कर रही थी। वो इन्हें दूसरी गाड़ी पर उनके अस्पताल छोड़कर फिर खुद इनकी गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास चला गया था। गाड़ी के साथ काफ़ी मसले थे। उन्हें हल कराते कराते वहाँ कई घंटे लग गए। वापस घर आते आते शाम हो गई। आगे बेटा। वो घर में दाखिल हुआ तो बुआ जी सामने ही नज़र आ गई। दिया, क्या कर रही है? उनसे सलाम दुआ करके उसने वदिया का पूछा था। अपने कमरे में, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? जी प्लीज़। मैं दिया के कमरे में, वहीं ले आइएगा। वहाँ से सीधा उसके कमरे में आया। क्या हो रहा है भाई? वो हंसता मुस्कुराता उसके पास आ गया।
اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب بیزاری سے اسے دکھا دی۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ نارمل تھی، بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ بیزاری اس کی شکل دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ کارپ نے خود کی ایکسائٹمنٹ میں یہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ تم نے کس موضوع پر کیا لکھا ہے۔ تمہارا پچھلا آرٹیکل تو بہت زبردست تھا۔ پرسوں کے اخبار کے اداراتی صفحے پر تمہاری ٹکر کا کوئی آرٹیکل نہیں تھا۔ آج آصف اور ولید ملے تھے مجھے، یاد ہے نا تمہیں وہ دونوں؟ بہت بڑی چیز بن گئے ہیں بھائی۔ آصف ہمدانی امریکہ سے بڑی بھاری بھرکم ڈگری لے کر لوٹا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ تمہاری قابلیت سے خوب اچھی طرح متاثر ہے۔ بڑی پابندی سے تمہارے آرٹیکلز پڑھتا ہے۔ جتنی دیر ہماری بات ہوتی رہی وہ تمہاری ذہانت کے قصیدے پڑھتا رہا۔ بڑا امپریس ہے بھائی وہ تم سے، کہہ رہا تھا۔ ودیا کی معلومات اور اس کا مطالعہ قابل رشک ہے۔ وہ خوشگوار موڈ میں اسے اسکول کے دنوں کے پرانے دوستوں کی باتیں بتا رہا تھا۔ ودیا کے چہرے پر دلچسپی جیسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ زندہ باد بوا جی، آپ تو چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی لے کر آئی ہیں۔ بوا جی ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں آئیں تو ٹرے میں چائے کے کپس کے ساتھ ساتھ گرما گرم خستہ کچوریاں دیکھ کر خوش ہوا۔ تمہارے ودیا کے لیے بنائی ہیں؟ شکر، تم صحیح وقت پر آ گئے، ورنہ ٹھنڈی کچوریاں کھانے میں کیا مزہ آتا۔ اب جلدی سے کھا کے بتاؤ کیسی بنی ہیں۔ انہوں نے ٹرے ان دونوں کے قریب رکھ دی۔ آپ نے بنائی ہیں، بری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے جلدی سے ایک کچوری اٹھائی اور ودیا کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ تم بھی لو دیا۔ ودیا نے نہ کچوری لی اور نہ چائے۔ ہماری بات تو ادھوری رہ گئی تمہارے کل والے آرٹیکل کے بارے میں، ذرا پڑھاؤ تو صحیح۔ تم کل کیا زبردست چیز لکھ رہی تھی؟ ودیا کی فائل رائٹنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ بوا جی ابھی کمرے سے نہیں گئی تھی، وہ رائٹنگ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ودیا کو نظر گھما کر رائٹنگ ٹیبل کی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے جلدی سے میز پر سے فائل اٹھا لی اور ودیا کے پاس لے لو بیٹا، یہ میں خود بھی اٹھا سکتی تھی، صرف ایک ٹانگ کٹی ہے میری، ہاتھ تو سلامت ہے۔ آپ لوگ برائے مہربانی مجھ پر یہ عنایتیں مت کیا کریں، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ انتہا سے ذرا کڑوا تھا، اس کی نگاہوں میں سخت کوفت اور بیزاری تھی۔ بوا جی ساکت کھڑی پتھرائی آنکھوں سے ودیا کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس گستاخ لہجے میں ان سے بات کر سکتی ہے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم ہی پلٹیں، فائل واپس میز پر رکھی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ودیا خود ویل چیئر چلاتی رائٹنگ ٹیبل کے پاس گئی، وہاں سے فائل اٹھائی اور پھر واپس اس کے قریب آ گئی۔ اس نے فائل اٹھا کر عمر کو پکڑا دی۔ وہ چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ ودیا نے صرف آدھا صفحہ لکھا تھا۔ اتنا اچھا تو لکھ رہی ہے، اسے مکمل کیوں نہیں کیا؟ کیا ضروری ہے کہ میں اسے لکھوں؟ اور اس کے لکھنے اور چھپنے سے میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑی سی تعریف، تھوڑی سی بابا، بس۔ اس نے فائل لے کر عمر سے بیڈ پر پھینک دی۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ تم لکھو، اس سے تمہاری زندگی پہ فرق پڑے یا نہیں، میری زندگی پہ فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ جس طرح میرا لکھنا تمہیں اچھا لگتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی تمہارا لکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں خود کو اس بات کا پابند نہیں سمجھتی کہ ہر وہ بات کروں یا ہر وہ کام کروں جو تمہیں اچھا لگے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتی، تم نہیں چاہتے تو مت لکھا کرو۔ وہ بڑی بے رحمت سے بولی۔ مت لکھا کرو؟ جو وہ غصے میں کہہ رہی تھی، کیا وہ اس کے مفہوم سے آشنا تھی؟ کیا اسے خود اندازہ تھا کہ اس نے کتنی بڑی بات بول دی ہے؟ وہ اس کے اس چہرے پر مرکوز ساکت نگاہوں کو نظریں دوڑاتی ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ بوا جی، میری پیاری بوا جی ودیا کی باتوں پر رو رہی تھی۔ ودیا کے کمرے سے نکل کے وہ بوا جی کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ اسے کچن میں بیٹھے نظر آئی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے جلدی جلدی دوپٹے کے پلوں سے آنکھوں کو صاف کر ڈالا۔ وہ میز کے آگے سے دوسری کرسی کھینچ کے ان کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ودیا کو کیا ہو گیا ہے عمر؟ میری بچی ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ کاش ہر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو اسے سنبھال لیتے۔ وہ زندہ تھے تو اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اب تو لگتا ہے اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی بوا جی، اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، اسے تھوڑا سا تو وقت دیں نا، وہ بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی۔ یہ تلخی اور یہ کڑوا پن اس کا مزاج نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ وہ تو پھر دوسروں سے بھی ذرا حوصلے والی ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی بھی اس حادثے سے گزرتا تو اتنی آسانی سے جیسے جینے کی کوشش کر ہی نہیں پاتا۔ ہم اس کا ساتھ دینا، اس سے بدگمان نہیں ہونا، اس سے خفا نہیں ہونا۔ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے انہیں پیار سے سمجھایا تھا۔ اگر تم نہ ہوتے عمر، میری بیٹی کا کیا ہوتا؟ وہ تو گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ ہم میں سے کوئی اسے ایسے نہیں سمجھتا جیسے تم سمجھتے ہو۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو بے اختیار چوما تھا۔ مگر یہ کیسی بات تھی کہ دوسروں کو ودیا کے رویوں کی توجیہات دینے والا عمر حسن اپنے کمرے میں آتے ہی نڈال سا ہو گیا تھا۔ تم نہیں چاہتے تو مت لکھا کرو، ودیا کسی بات پر دکھی نہیں ہوگا، وہ ودیا کے کسی رویے پر درد محسوس نہیں کرے گا۔ وہ جو کچھ کہتی ہے صرف غصے میں۔ وہ کل کی طرح ایک ٹانگ سے چل کر اپنے سہارے کام کرتا رہا، اپنے سارے کام اسی طرح کیے، خود کو ودیا کے تلخ رویوں کی وجہ سے یاد دلا رہا تھا، لیکن صرف الٹے پاؤں پر چلتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہی ایک سرد سا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ تم نہیں چاہتے تو مت لکھا کرو دیا پلیز، اور جتنا دل چاہے تلخ بات مجھ سے کہہ جائے۔
جایا کرو، لیکن یہ نہیں دیا۔ پھر سے یہ کبھی مت کہنا ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس جملے کی باز گشت بھی نہیں سننا چاہتا تھا وہ۔